हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर पे ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 पार्ट इस चैप्टर के ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि आपका सोलेनॉइड हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसी वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैं आपको बता दूं, इसके जो आगे के टॉपिक है जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको सीबीएसई ने इस साल के एग्जाम के लिए रिमूव कर दिया गया है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स जो हैं इस साल जो हमारे एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम, उनमें ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, इस टॉपिक में हम इसके डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक मोटर के डेफिनेशंस, ये कहाँ यूज़ होते हैं और ये किस प्रिंसिपल पे इनके बेस्ड होते हैं, और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, और आपका ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग को हम यहाँ पे अच्छे से काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन से। तो इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा ये मैकेनिकल एनर्जी में। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ जहाँ इसे अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आप इसको, तो उसे मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली रोटेटिंग एनर्जी में ये आपको चेंज कर देता है। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन हमने अब इसकी देखी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कहाँ होता है। तो आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जो भी घूमती है कोई भी चीज़, अगर आप इसे जैसी करंट प्रोवाइड करेंगे और वो घूमना शुरू कर दे, तो आप समझ लेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर फिट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसमें भी। वॉशिंग मशीन्स ये भी घूमती है, कंप्यूटर के अंदर भी होता है, सीपीयू में आपका इलेक्ट्रिक मोटर फिट होता है। MP3 प्लेयर, क्योंकि कैसेट यहाँ भी घूमते रहता है। और आपका मिक्सर हो गया जिसमें हम मसाले पीसते हैं, तो ये सब आपके इलेक्ट्रिक मोटर का ही यूज़ होते हैं इनके अंदर। फिर आता है आपका क्वेश्चन आता है कि बताइए इलेक्ट्रिक मोटर कौन से फ्लेमिंग के किस हैंड रूल पे आपका बेस्ड होता है। तो यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क करता है वो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। और इस रूल के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से देखा है। देन आपके क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि बताइए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, या ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड, कि कौन से प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रिंसिपल जब भी पूछ दे इलेक्ट्रिक मोटर का, तो आपको बताना है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अगर आपको याद है तो ये हमारे चैप्टर का भी नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वही हमारा प्रिंसिपल भी है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो काफ़ी सिंपल प्रिंसिपल हो गया इसका कि इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in which the current carrying conductor experience a force when placed in a magnetic field। जिसके अंदर क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसको फोर्स महसूस होता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख करके इलेक्ट्रिक करंट देते हैं उसे। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसके इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं, और बारी बारी से सभी पार्ट्स को हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपका आर्मेचर कॉइल, देन आपका आता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, थर्ड आपका आता है स्प्लिट रिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। देन आपका आता है ब्रशेस, फिर बैटरीज एंड एक्सल, कि ये सब पार्ट्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर जितने भी पार्ट्स यहाँ लिख रखे हैं मैंने, एक्सल को छोड़ के बाकी सभी के बारे में यहाँ पर समझाया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए हम एनसीईआरटी जो हमारा फिगर है, एनसीईआरटी में जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर का, उसे हम साथ साथ ये जो हमारे जो भी टॉप, इसको भी समझते रहते हैं, इसकी डेफिनेशन और वो डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारी ये एनसीईआरटी की बुक है, इसके अंदर आपका फिगर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर का इंटरनल फिगर दिया हुआ है। आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका यहाँ पर हम आर्मेचर कॉइल क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर में आर्मेचर कॉइल कहाँ है। तो आर्मेचर कॉइल
इट इज द कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, मैं इसे जूम कर देता हूं अच्छे समझ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ABCD करके एक यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का एक वायरिंग की हुई है। तो एक्चुअल में यही हमारा आर्मेचर कॉइल है। ये आपके सॉफ्ट आयरन कोर, जो आपका ये एक्सल दिख रहा है आपको, जैसे ये पेंसिल है तो ये एक्सल है, सपोज दैट दिस इज एक्सल। तो इसके ऊपर ये वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल, काफ़ी सारे सर्कुलर कॉइल फिट होते हैं, लगे होते हैं। तो ये हमारा, इसी को हम आर्मेचर कॉइल कहते हैं। आर्मेचर कॉइल ये होता है आपका। देन आपका आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट तो आप यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपका, जैसे ये बहुत ही बड़े बड़े मैग्नेट्स यूज हुए हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये क्यों होते हैं, ये हम सब जानते हैं कि जो मैग्नेट इसलिए फिट किया होगा क्योंकि इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर चाहिए, तभी तो ये रोटेट करेगा। फिर आता है आपका स्प्लिट रिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको फिगर के थ्रू समझेंगे। तो स्प्लिट रिंग, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ अ मेटेलिक रिंग। एक मेटल की रिंग टाइप की होती है, P एंड Q। यहाँ पर P एंड Q दिया हुआ है, अभी मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊंगा। द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज टू हाफ्स ऑफ रिंग। जैसे कि यहाँ पर ये रिंग है, बीच में स्प्लिट है क्योंकि टूटा हुआ है बीच में से, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। और इसके जो आर्मेचर के दोनों हाफ्स इससे जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर एक्चुअल में होता है जो करंट की डायरेक्शन को एक रेगुलर इंटरवल पर रिवर्स करते रहे। अभी कैसे करेगा, जब हम वर्किंग इस देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का तो वहां पर इसको समझ लेंगे। ड्यू टू इट्स एक्शन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन मोटर रिवर्स आफ्टर हाफ टर्न। आधे आधे टर्न के बाद इसका रोटेशन होते रहता है। तो अब यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूँ इस फिगर को, और इसको फिर समझते हैं स्प्लिट रिंग के बारे में। अब आपको यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग, थोड़ा सा स्प्लिट रिंग क्या है, जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ये सर्कुलर रिंग है जो बीच में से टूटा हुआ है। मेरे पास भी एक रिंग है, जैसे ये इस टाइप का ही होता है। इसके अंदर एक्सल के ऊपर से कवर होता है, ये बीच में से ब्रेक होता है। ये तो जुड़ी हुई है, बट वो एक्चुअल में क्या होता है, स्प्लिट रिंग बीच में से टूटा होगा, ब्रेक होगा। और ये जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर जो PQ, एक PQ नाम, जैसे ये पेंसिल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, तो एक तरफ इसको P नाम दे दिया गया, दूसरी तरफ Q नाम दे दिया गया। तो ये स्प्लिट रिंग कुछ इस टाइप का होता है। और देन आपका ये क्या होता है, ये रेगुलर इंटरवल पे बाद ये रोटेट करेगा, ये आपका रोटेट करेगा और ये इलेक्ट्रिक मोटर को यही घुमाएगा। अभी हम जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। देन अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ब्रशेस। ब्रशेस क्या होते हैं? टू कार्बन ब्रशेस X एंड Y। यहाँ पर X एंड Y करके दो आपके लिखे हुए हैं, X एंड Y ब्रशेस हैं। ये प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर होता है आपका, इसके साथ टच में होता है। जैसे कि मेरे पास एक ब्रश है, जैसे ये कम्यूटेटर है, तो इसके साथ ये ब्रश ऐसे होंगे, टच में होते हैं, बंधे नहीं होते हैं, नहीं तो ये ब्रश भी साथ में रोटेट करने लगेंगे। ये सिर्फ टच में होते हैं और कुछ नहीं होता ये। तो ये ब्रशेस होते हैं, इनका काम होता है बैटरी और ये जो आपका कम्यूटेटर है यानी स्प्लिट रिंग है और ये बैटरी को, इसको ये जोड़ते हैं। मैं एक बार फिर से जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर जूम्ड इमेज है। तो ये क्या है, या ये जो आप X एंड Y करके देख रहे हैं आप, ये स्प्लिट रिंग जो होता है, और ये जो बैटरी है, ये ब्रशेस का काम है। ये जो बैटरी से जो भी करंट होगा इसको आपको स्प्लिट रिंग में पहुंचाना, कम्यूटेटर को पहुंचाना। तो आपने देख लिया ये ब्रशेस क्या होता है। देन बैटरी, आपको पता ही है बैटरी क्या है। तो हमने अब कंस्ट्रक्शन के सारे पार्ट्स देख लिए, सारे टॉपिक्स हमने देख लिए कि इंटरनल पार्ट्स किस किस से बने होते हैं, ये हमने। और यहाँ पर कम्यूटेटर की डेफिनेशन है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है, एक्चुअल में ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है, उसी को हमें यहाँ पर समझना है। तो आइए इस हम NCERT यहाँ पर वैसे जो कैसे काम करता है, ये तो थ्योरी तो हम लिख ही रखा है, लेकिन अब ये इसमें लिखा हुआ क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास NCERT में फिगर है। तो मैं इसे फिर से एक बार जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा।
तो ये हमने थोड़ा सा इसे जूम कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमने सारे कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लिए अच्छे से। अब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये प्लस इधर बैटरी है, ये माइनस इधर। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। किस तरह से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब जैसे हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, ये आपका ऊपर की ओर ऐसे होगा। और हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो हमें दो बातें पता चल गई, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक हो गई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो अब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें ये बताता है कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता, और करंट की डायरेक्शन ऊपर है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिंगर तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ही दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये करंट। तो जो थंब है हमारा, यानी मोशन या फोर्स, ये जो होगा किस तरफ होगा, ये होगा नीचे की ओर, डाउनवर्ड। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमारी वो इस तरफ है, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो ये जो आर्मेचर है हमारा, आर्मेचर कॉइल किस तरफ घूमेगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ये नीचे की ओर ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे कि ये आर्मेचर बना हुआ है, ABCD करके यहाँ पर है। तो जैसे इस पे करंट हम ऑन करेंगे तो ये चला जाएगा, ये नीचे इस तरफ से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो AB जो हमारा था, जो कि पहले इस तरफ था, ये घूम करके इस तरफ आ गया, और जो CD था ये रोटेट होकर के इस तरफ हो गया। जैसे हमने देखा कि करंट ऑन करने के बाद AB डाउनवर्ड चला गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स किस तरफ लग रहा था, डाउनवर्ड, नीचे की ओर फोर्स लग रहा था। तो अगर ये नीचे घूमेगा तो ये CD क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। तो अगर ये नीचे, अगर इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो ये CD ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। तो इस तरीके से हो गया, तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया आपका। तो ये हाफ रोटेशन हो गई। तो हाफ रोटेशन के बाद हमने देखा है कि ये जैसे ये रोटेट हुआ तो कम्यूटेटर रोटेट हो गया, ब्रश फिर से वही है। तो ये रोटेट होने के बाद कुछ इस तरीके से, जैसे ये रोटेट होके इधर आया, तो अगेन ये आपका एक्स और वाई तो उधर ही है, लेकिन ये PQ जो आप स्प्लिट रिंग जो PQ बना हुआ है, Q इधर आ जाएगा, P उस तरफ चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका एक्सल भी तो घूमेगा, तो Q इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा। देन अगेन अब CD इधर आ चुका है, CD किस तरफ आ चुका है, इस तरफ। तो अगेन डायरेक्शन तो वही है इलेक्ट्रिक करंट की अगेन डायरेक्शन वही है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस पे वही लगेगी। ये कुछ इस तरीके से होगा आपका ऊपर की ओर डायरेक्शन अगेन। तो फिर से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये फिर से क्या होगा, ये नीचे की ओर नीचे ही जाएगा, तो अगेन ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से फिर यही काम बार बार रिपीट होते रहेगा। एवरी हाफ टर्न के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन चीज़ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या होगा, हर हाफ रोटेशन धीरे धीरे रोटेट कंटिन्यूअस होते रहेगा। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक मोटर सिंपल है, काफ़ी इजी है। कैसे काम करता है आप इसकी थ्योरी एक बार वीडियो को रोक करके ज़रूर देख लें। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, और जो मैंने यहाँ पर लिख रखा आप इसे पढ़ लें एक बार कि क्या होता है थ्योरिकल। वैसे तो वर्किंग ऑफ मोटर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, CBSE कुछ भी पूछ सकती है। तो आप इसे एक बार वीडियो को रोक करके ज़रूर एक बार इसे नोट डाउन कर लें या फिर इसे पढ़ लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कमर्शियल मोटर यूज़, जो हमारे मार्केट में जो मोटर्स आते हैं उनमें क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे मार्केट में मोटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। अभी जो हमने पीछे देखा वो एक बहुत ही शुरुआती जो इलेक्ट्रिक मोटर जो शुरू में बने होंगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। बट जो आजकल जो मोटर आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देन इसमें जो नंबर ऑफ कॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा, आपको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। क्यों बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से रन करना शुरू करेगा।
तो यहाँ जो हमारा थर्ड पॉइंट है हमसे यही बात समझाई हुई है कि जो नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाने की एक ही वजह है कि इसमें क्या होगा, उसकी पावर को बढ़ाना हमारा मकसद है। इसीलिए आजकल के जो मोटर होते हैं उसमें दो बातों का ध्यान रखें। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रहा है परमानेंट मैग्नेट की जगह, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब जो एक टॉपिक था जो कि हमें पहले पढ़ना था लेकिन उसे हम यहाँ पर करेंगे, वो है हमारा MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। MRI ये मेडिकल फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है MRI। ये कैसे यूज़ होता है आइए एक बार इसे देख लेते हैं। ये जो हमारा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, ये एक्चुअली हमारा शरीर है, हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसमें दो ऑर्गन ऐसे हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। हमारे दो ऑर्गन ऐसे हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो। जैसे कि पहला तो एक तो हमारा हार्ट हो गया, हमारा जो हार्ट है दिल है, और दूसरा ब्रेन, तो ब्रेन भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर किसी को अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी गड़बड़ हो जाए या प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो, हमारा बॉडी, हार्ट या ब्रेन प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ भी हलचल या कमी या ज़्यादा होती है, तो उसी को चेक करने का प्रोसेस है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो आइए देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो हमने अभी देखा कि हार्ट और ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो MRI प्रोसेस में क्या होता है, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है उसकी इमेज खींच लेते हैं। इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन। तो उसी का क्या करते हैं, इमेज वो बना लेते हैं, जिसका हम फिर एनालिसिस करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि इसको क्या इलाज किया जाए, उसको मेडिसिन दिया जाएगा उस तरीके से, या उसको थेरेपी दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। तो उसी को एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट आती है MRI की, जिसमें काफ़ी कुछ हेल्प करता है। तो वही है हमारा यहाँ पर टॉपिक था एक NCERT में कि मैग्नेटिज्म का यूज़ मेडिसिन एज ए दवाई के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं, इलाज के लिए भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था, इसे यहाँ पर बहुत ज़रूरी था समझना, तो हमने देखा इसे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करवाया जाए तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर दूँ इस कंडक्टर को, सपोज दैट दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मैं इस बैटरी से कनेक्ट करके इसमें से करंट फ्लो करवाऊँ तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन 1831 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने एक बात बताई कि भाई देखो, अगर आप इसे कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे रख दोगे जहां बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, तो इसमें क्या होगा, करंट आ जाएगा, करंट इंड्यूस होगा। सपोज दैट ये कंडक्टर है, अब मैं इसे यहाँ पर एक मैग्नेट हूँ, बार बार मैं इसको पोजीशन से चेंज कर रहा हूँ, हम इसे हटा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज हो रहा है बार बार। तो अगर इस कंडक्टर को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं जहाँ पर बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसमें ऑटोमेटिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर करंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। इसके अंदर क्या होगा, कुछ करंट इंड्यूस होगा। सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड द फेनोमेनन, यानी कि इस प्रोसेस को इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझने वाली बात है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रख दे तो इसमें करंट आ जाएगा। तो इसी थ्योरी को माइकल फैराडे ने 1831 में बात कही। तो जैसे कि अब इसके बाद अभी तक हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि हमने करंट को मेज़र कर, चैप्टर 12 में हमने कुछ देखा था कि करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर एक डिवाइस होता था, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस था वोल्ट मीटर। अब एक और डिवाइस यहाँ पर आया है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, लेकिन करंट तो एमीटर भी डिटेक्ट करता है। तो इसमें चेंज क्या है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका करंट तो डिटेक्ट करेगा ही, प्रेजेंस ऑफ करंट उसको तो डिटेक्ट करेगा ही, साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। करंट की क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, जो कि एमीटर नहीं बताता। गैल्वेनोमीटर क्या करता है,
आपके करंट को भी बताएगा कि भाई देखो इसके अंदर करंट है, करंट मौजूद है, और साथ इसकी डायरेक्शन भी बताएगी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये एक इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बहुत अच्छा, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ये किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, साथ साथ ऑल्सो डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड गैल्वेनोमीटर। तो आइए एक बार देख लेते हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे समझाया हुआ है। ये हमारा फिगर 13.16 है। इसमें इन्होंने यही बात बताई हुई है कि जैसे कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने बहुत सारे वायर को इन्होंने लपेट रखा है, कॉइल बना रखे हैं इन्होंने, और साथ ही इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है जो कि चेक करेगा इसकी करंट की प्रेजेंस को। साथ में यहाँ पर जैसे कि एक बार मैग्नेट है, तो जैसे ही यहाँ पर बार मैग्नेट को ये लाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एक हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्ट करेगा और बताएगा कि भाई यहाँ पर करंट आ गया, और ये किस डायरेक्शन में ये भी दिखाएगा। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगा इस तरफ, और बाद में जैसे रखते समय डिफ्लेक्ट करेगा, फिर बाद में थोड़ी देर में अपने आप नॉर्मल पोजीशन में भी आ जाएगा। फिर दूसरी बार हटाएंगे तब फिर दोबारा डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि जैसे हम जैसे हम इसे ले करके आए तब ये डिफ्लेक्ट होगा, और जब इसे हटाएंगे तब ये डिफ्लेक्ट होगा। इसी से समझ में आता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज होता है तभी ये यहाँ पर अपना असर दिखाता है, इंड्यूस करंट होता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक के डायग्राम से समझाया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी देखा हुआ है, अब हम देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब को स्ट्रेच करिए, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये आपका फोर फिंगर इसको स्ट्रेच करना है, और मिडिल फिंगर ऑफ अ राइट हैंड का, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से करना है कि एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है कि जो कंडक्टर ऊपर की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर थंब दिखा रहा है तो ऊपर की ओर कंडक्टर होगा। तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि ये थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। देन द मिडिल फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है, विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, की जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फोर फिंगर है, और थंब जो हमारा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखा रहा है, तो ये जो आपका मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इसी बात को एनसीईआरटी में हमारे फिगर से एक बार समझ लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी के फिगर में वही बात यहाँ पर समझाई गई है, फ्लेमिंग ने बताई है कि अगर ये जो हमारा फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर और ये थंब है, अगर जो हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और थंब जो है हमारा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखा रहा है, देन मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर विल शो दैट इंड्यूस्ड करंट। तो इसी के साथ हमारा आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तक ही था हमारे इस वीडियो में, और जो हमारा नया सिलेबस आया है, जो 30% कम होने के बाद आया है, उसमें हमें यहीं तक पढ़ना है। आगे के जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे हमें इस साल नहीं पढ़ना, हो सकता है अगले साल वो टॉपिक आ जाए, बट चूंकि इस साल 30% सिलेबस कम हुआ है, जिसकी वजह से ये टॉपिक हमें केवल फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल तक है। तो आप इसे यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो आप इसे लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।